एलानिया कदम उठाने वाली बीजेपी को लेकर सियासी हलकों में चर्चाएं गर्म है। किसी का कहना कुछ है तो किसी का कुछ। न किसी बात का खंडन हो रहा है, न किसी बात पर जवाब आ रहा है। ऐसे में सवाल है कि कहीं शांति में कोई घमासान तो नहीं छिपा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। एनडीए सरकार बनाने जा रही है और आईएनडीआईए सरकार बनाने के प्रयास नहीं करेगी। बस यही दो बातें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हैं, बाकी सब स्पेकुलेशन है। पर एनडीए के सरकार बनाने का रास्ता वैसा नहीं दिख रहा जैसा 2014 और 2019 में रहा। 10 सालों बाद विपक्ष को मानो संजीवनी मिली हो और वो सदन की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इधर खबरें हैं कि बीजेपी को कुछ राज्यों में अपनों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। बंगाल से टीएमसी का यह बयान आया कि बीजेपी के विधायक और सांसद हमसे संपर्क कर रहे हैं। या तो ये एक शानदार रणनीति है या फिर सच्चाई है। कुल मिलाकर पहली बार बीजेपी के सामने वो चैलेंजेस आए हैं जिनसे वो अब तक अछूते रहे। ऐसे में क्या होगा आगे, आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ इस वक्त पूर्व राज्यसभा सांसद रामकुमार वर्मा जी बीजेपी की ओर से जुड़ रहे हैं। रामकुमार जी, मैं आपका स्वागत करता हूं समाचार प्लस पर। रामकुमार जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या सेटबैक्स आ रहे हैं? इस तरह की चर्चाएं हैं, उसका खंडन भी नहीं है कि टीडीपी का कहना है हमें सीटें दो, जेडीयू का कहना है हमें दे दो, टीडीपी ये भी कह रही है कि हमें तो आप स्पीकर का पद भी दो जैसा कि अटल युग में मिला था। ये सारी चर्चाएं चल रही हैं, क्यों इन चर्चाओं को चलने देना? देखिए स्वप्निल जी, ये सारी चीज़ें हैं जो मीडिया के माध्यम से या जिस तरह चर्चाएं आती हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि एनडीए की सरकार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शपथ तीसरी बार लेंगे और कहीं कोई ऐसा इशू भी पैदा नहीं होगा। बहुत ही सामंजस्य और बहुत ही तरीके से एक बैलेंस हमारा मंत्रिमंडल भी बनेगा और प्रधानमंत्री जी शपथ लेंगे। तो हमें नहीं लगता दूर दूर तक भी किसी तरह का हमारे जो एनडीए के साथी हैं वो हमारे कोई कंडीशन लगा करके, बहुत बड़ी कंडीशन लगा कर आ रहे हैं। ये है कि आपस में मिलजुल करके जो भी तय हो रहा है वो निश्चित है कि शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठ के एनडीए के साथ में वो चीज़ें समाधान हो रही है। इसमें कोई ऐसा कोई डिस्प्यूट भी नहीं है, ना कोई दबाव है। तो फिर समाधान किस बात का हो रहा है रामकुमार जी? आप कह रहे हैं ना समाधान हो रहा है, तो समाधान का मतलब यही कह रहा हूँ कि हमारे जिस तरह का परसेप्शन या मीडिया के माध्यम से और जगह भी हो रहा है कि कहीं न कहीं इनमें बहुत बड़ी शर्तें लगेंगी या कहीं मोर्चा खोलेंगे, ये ऐसा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं, जो मीडिया में आया है मैं बता रहा हूं, ये है कि जो मीडिया में आया है वो मैं आपको बताता हूं। टीडीपी लगभग 4 पद मांग रही है और स्पीकर का पद मांग रही है। जेडीयू भी अच्छी खासी संख्या में पद मांग रही है। अब देखिए 2014 और 2019 कोई भी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं होता था। इस बार अगर वो बोलने की स्थिति में है तो वो आगे भी आपके लिए परेशानियों का कारण बन सकता है। मेरे को बहुत अच्छे से याद है 2014 और 2019 में हम सीधे ये बात करते थे कि मोदी मंत्रिमंडल में कौन होगा। इस बार हम वो चर्चाएं कर ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि अभी तो यही नहीं पता चल पा रहा है कि आप सरकार बनाने का दावा कब पेश करेंगे। आप जितना उसको लेट कर रहे हैं उससे ये पता चल रहा है कि शायद जो आपके साथी हैं वो आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं मानना है कि हमारे साथी मुसीबत पैदा करेंगे, और न कर रहे हैं। और डेट भी आपके सामने बहुत जल्दी आ जाएगी, बहुत ज़्यादा डिले भी नहीं हो रहा है। लेकिन जिस तरह का है कि ये दोहराई नहीं है कि हमारी भाजपा की सीटें कम आई है, एनडीए के हमारा पूरा स्पष्ट अच्छा बहुमत आया है, इसमें कोई वो नहीं है। हमारे साथ में उन्होंने चुनाव लड़ा है, साथ में सारी हमारी जितनी जो हमारा एक मकसद है कि विकसित भारत का है, विकास हमारा केंद्र बिंदु है, राष्ट्र सर्वोपरि है, उन चीज़ों पर वो निश्चित है कि सहमति उनकी रही है। और इसी कारण से वो एक चुनाव के अंदर भी उन्होंने अच्छा तालमेल देखा है, जैसा कि ऐसा तालमेल इंडी गठबंधन में नहीं था। लेकिन उसकी मैं बात नहीं करूँगा कि उनके पास जश्न भी क्यों नहीं मन रहा? जैसे 2014-2019 में 5-6 दिन तो आप जश्न मनाने में निकाल देते थे, इस बार तो वो जश्न दिख ही नहीं रहा है। नहीं, आपने देखा होगा कि जिस तरह से हमारे हेडक्वार्टर पर कार्यक्रम हुए और हमारे जैसे बीजेपी कार्यालय में थे, लोगों का मनोबल टूटा नहीं है। लेकिन निश्चित है जिस तरह का हमारा फिगर अपेक्षा से कम आया, उसके लिए संगठनात्मक दृष्टि से भी इसीलिए इस बार और मंथन रहेगा कि आगे हमें सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जो मुद्दे हैं वो भी हल होंगे। नहीं, पर यहाँ से बैठकर देखने में लगता है कि सरकार बनाने में दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि जिस तरह से टीडीपी जेडीयू को लेकर बातें हैं, अब आप देखिए कुछ राज्यों से ये बात आ रही है कि आपके अपने नाराज हैं, टिकट वितरण को लेकर आपके अपने नाराज हैं। टीएमसी में तो ये भी बात आ रही है कि बीजेपी के विधायक और सांसद टीएमसी के संपर्क में, वो पाला बदलना चाहते हैं, उन्हें पार्टी में भविष्य नजर नहीं आ रहा। ऐसी स्थितियों का सामना बीजेपी को करना नहीं पड़ा है अब तक, अब कर रही है बीजेपी। देखिए स्वप्निल जी, अब वो
टीएमसी वाले क्या कहें और इंडिया गठबंधन वाले क्या कहें, ये तो भ्रांति और भ्रम फैलाने का कार्य करते हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद और उनके साथ एनडीए के जो सहयोगी हैं, उनमें कहीं 0% भी ऐसी गुंजाइश नहीं है कि वो किसी के साथ हैं या जाएंगे। वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक मत होकर के अपने मंत्रिमंडल को, जो देश के विकास के लिए और प्रत्येक वर्ग का वो पूरा का पूरा ध्यान रखते हुए और ये मंत्रिमंडल बनेंगे, उसमें हमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी। नहीं, लेकिन ये पहला मौका है, ये पहला मौका है। देखिए चीजें किस तरह से बदल रही हैं। मेरे साथ यशवर्धन जी भी जुड़ चुके हैं कांग्रेस की ओर से। यशवर्धन भाई, स्वागत करता हूं मैं आपका समाचार प्लस पर। मैं ये कह रहा हूं राम कुमार जी, ये पहला मौका है जब इस तरह की चर्चाएं आई, किसी दल ने ये कहा कि बीजेपी के बहुत से चेहरे हमसे संपर्क में हैं और हम तक आने वाले हैं। पिछले 10 सालों में इस स्थिति का सामना बीजेपी को करना ही नहीं पड़ा है। आप समझ रहे हैं मेरी इस बात को? और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब चीजें बदल रही हैं, समय का पहिया घूमता है। जो जितना खुश होता है एक न एक दिन उतने ही आंसू बहाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो शिव पुराण में लिखा है। वो है, लेकिन बीजेपी के साथ में ऐसा नहीं है। बीजेपी के साथ में बीजेपी ने वो समय भी देखा है जो 2 उसके सांसद होते थे, और बीजेपी बहुत ज्यादा आने पर अति उत्साहित नहीं होती है, लेकिन अगर बीजेपी को कहीं सीट कम आती है तो उससे हतोत्साहित भी नहीं होती, क्योंकि हमने देखा कि बीजेपी के अलावा जिस तरह विपक्ष का है, वो 60 वर्ष तक भी शासन किया, सब कुछ किया, लेकिन बौखला गए। मोदी जी को क्या नहीं कहा, आपस में क्या नहीं बातें करी। तो हमारे इस तरह की न तो बौखलाहट है, न किसी तरह का हमारा तालमेल में कमी है, और ये जिस तरह की संभावना है इस तरह का चलता है। लेकिन पहली बार नहीं, आपने देखा होगा श्रद्धेय अटल जी के टाइम में भी हमारी सरकार चली थी, उस समय तो और भी ज्यादा मुसीबत थी ना। नहीं तो अगर टीडीपी, मान लीजिए अगर सहयोगी कुछ मांग रहे हैं तो वो उनको देना ही होगा। अब आप उसमें शर्तें तो लगा नहीं सकते। जैसे अगर टीडीपी कह रही स्पीकर पद दो, तो अटल जी के टाइम पर भी स्पीकर पद टीडीपी के पास था। अगर वो मांग रही है तो फिर वो तो देना ही पड़ेगा, नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? नहीं, ये सारी परिस्थितियों को देखते हुए जहां उचित रहेगा वो आपस में होगा। ऐसा नहीं है कि कंडीशनल कोई भी किसी ने समर्थन न दिया है न हमने लिया है। ठीक है यशवर्धन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और मैं आपको सबसे पहले तो एक बधाई देना चाहता हूं। और मैं बधाई क्यों देना चाहता हूं, मुझे ये बात बहुत पसंद आई, वो मैं बता रहा हूं। हम सरकार बनाने का प्रयास नहीं करेंगे, ये खड़गे ने साफ कर दिया। जाहिर तौर पर जब जनादेश कांग्रेस के साथ नहीं था और पूरा INDIA के साथ भी नहीं था, तो मोरल ग्राउंड पर आपको विपक्ष में बैठना चाहिए था। आपने वो भूमिका स्वीकार की, कोई तोड़फोड़ में आप नहीं जुटे। इस बात की मुझे बेहद खुशी है। लोकतंत्र में इसी तरह के विपक्ष की उम्मीद की जाती है। लेकिन सियासत अब इसके आगे बढ़ चुकी है। मैं ये कह रहा हूं, क्यों कोशिश नहीं की आपने सरकार बनाने की भाई? देखिए, जो नंबर्स हैं उनको देखते हुए ये बिल्कुल नैतिक रूप से पहला अधिकार एनडीए का है कि एनडीए को बुलाया जाए, एनडीए अपनी सरकार बनाए। क्योंकि बीजेपी को तो अब आपने भी, स्वप्निल जी, पिछले 2-3 दिन में ही एनडीए शब्द ज्यादा भाजपा के प्रवक्ताओं से सुनना चालू किया, वरना पिछले 10 साल से तो मोदी सरकार चल रही थी। पहली बार जो सहयोगी दल है उनको अब इज्जत मिलना चालू होगी। पहले तो मोदी जी सामने बैठते थे ऊंचे प्लेटफॉर्म पे और बाकी सब नीचे बैठते थे। अब मोदी जी को जबरदस्ती उनके साथ बैठना पड़ रहा है, उनका ईगो बहुत हर्ट हो रहा होगा। तो ये जो एनडीए को जो मिला है, तो पहला हक उनका है, उनको सरकार बनानी चाहिए। और सरकार में जो उनके सहयोगी हैं, अगर आप पुराने वीडियोस देखेंगे तो मोदी जी जो अपनी भाषाई, जो उनकी एक जो जिस तरह की भाषा वो काम में लेते हैं, उन्होंने इतने निम्न भाषा में टीडीपी के जो चंद्रबाबू नायडू है उनके विरुद्ध भाषण दिए हुए हैं, जो भी मैं इस चैनल पे बता भी नहीं सकता। और नीतीश जी के साथ भी वैसा ही है, पासवान जी की पार्टी तोड़ी और बहुत सारे काम उनके किए हुए। तो अब पहली बार उनके पूरे राजनीतिक करियर में उनको एक कोलिशन गवर्नमेंट चलानी पड़ेगी अगर उनको प्रधानमंत्री के रूप में। नहीं, पर कोलिशन गवर्नमेंट चलाने का अच्छा खासा अनुभव कांग्रेस को है, बहुत अच्छा अनुभव है। हाँ बिल्कुल है। इसके बावजूद ट्राई नहीं करना। अच्छा, मैं यही कह रहा हूं, जिस नीतीश के लिए आप कह रहे हैं उस नीतीश के लिए तो कांग्रेस और जेडीयू ने, माफ कीजिएगा, कांग्रेस और तेजस्वी ने क्या क्या नहीं कहा है, आरजेडी ने क्या क्या नहीं कहा। लेकिन अगर वो इस तरफ आने की सोचते तो आप उनका स्वागत ही करते ना। आप कौन सा उनको कह देते कि नहीं, हमें आप चाहिए ही नहीं। देखिए, अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तो कांग्रेस का कोई भी नेता मोदी जी के वाले नीचे के स्तर पे नहीं जा सकता भाषा के मामले में। तो इसलिए अगर आप कुछ भी कहीं पे भी खंगाल लीजिए कि नीतीश कुमार के लिए हमारे पार्टी के किसी लीडर ने कुछ कहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और जैसा अभी आदरणीय हमारे पैनलिस्ट ने बताया कि अटल जी के टाइम
सरकार चलाई थी, तो बिल्कुल सही बात है। अगर अटल बिहारी वाजपेयी होते तो अब तक शपथ ले चुके होते। किसी साथ वाले जो उनके जो दल है उनको किसी को खतरा नहीं महसूस होता। लेकिन मोदी जी और अमित शाह की जो प्रवृत्ति है, नहीं, पर इतना देर भी नहीं हुई है यशवर्धन भाई। जहां तक मुझे याद है 2014 और 2019 में भी नतीजे आने के तुरंत 2 दिन में सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया गया था और नई शपथ हुई थी। हाँ, इस बार अनिश्चितताएं जरूर है कि वो कब करेंगे, लेकिन इतना जल्दी तो तब भी नहीं की। अभी जो इनके जो अलायंस पार्टनर है वो इतने डरे हुए हैं, उनको मालूम है कि ये धोखा देने में एक्सपर्ट है। ये कुछ दिन अलायंस रखते हैं, उसके बाद में उस पार्टी को खाने की कोशिश करते हैं, विभाजन करने की कोशिश करते हैं, जैसे शिवसेना के साथ किया, एनसीपी के साथ किया, किसी चुनाव। वो तो स्थितियां है ही नहीं ना, किसी के वो स्थितियां तो है ही नहीं। नीतीश के साथ तो लंबा चल रही है। टीडीपी जिस तरह से बिग बॉस बनकर निकली है आंध्र प्रदेश में, उनको छेड़ने का तो बीजेपी सोच भी नहीं सकती। नहीं, एक प्रवृत्ति होती है, देखिए, जिसकी एक प्रवृत्ति होती है तो उससे व्यक्ति डरता ही है। छेड़ भी नहीं सकती का मतलब नहीं है, ये इनकी प्रवृत्ति है, इनके इनबिल्ट है इनके अंदर, तो ये रुक नहीं सकते। ये कुछ दिन तक तो ठीक रहेंगे, उसके बाद अपने पार्टनर को धोखा देंगे ही देंगे, ये मान ही नहीं सकते किसी सूरत में। और इसी कारण से वो जो शर्तें लगा रहे हैं, जितनी सारी चीजें हो रही हैं, वो सारी, ये जो अब उत्साह नहीं है ना इन लोगों में, उसका बड़ा कारण ये है कि इनको दादागिरी करने की आदत पड़ चुकी कि मोदी सरकार, मोदी ने कह दिया एक अकेला सब पर भारी। अब वो एक अकेला 40 लोगों के साथ बैठा है, तो इनका बड़ा ईगो हर्ट हो नहीं, लेकिन वो लेकिन देखिए यशवर्धन भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि आईएनडीआई ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि आईएनडीआई या कांग्रेस ट्रिपल डिजिट को नहीं छू पाई, केवल एक सीट पीछे। हाँ, लेकिन नहीं छू पाई ना, कहां छू पाई। और 100 भी होता, चलिए अगर एक भी होता तो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, मतलब वो एक अकेला कम से कम 240 लाया और एनडीए के साथ सरकार बना रहा है। आप इसे फीका प्रदर्शन कह सकते हैं, लेकिन जनादेश तो यही है। हमारे संघर्ष को आप उनसे कंपेयर नहीं कर सकते। हमारे साथ तो वो हो गया था कि हमारे खाते फ्रीज कर दिए, ईडी, सीबीआई, आईटी, हमारे पैर बांध रखे थे। नहीं, लेकिन धन की कमी कहां पड़ी आपको चुनाव लड़ने में? नहीं, बिल्कुल पूरी तरीके से। राहुल की सभाओं में खर्चे हुए हैं, खड़गे की सभाओं में खर्चे हुए हैं, धन की कमी कहां पड़ी? एक्सपीरियंस करके आया हूं। मेरी अमेठी में ड्यूटी थी, हम जिस होटल में रुके, उस होटल के मालिक को चुनाव खत्म होने के दूसरे दिन गिरफ्तार कर लिया। ये स्थिति बना रखी इन लोगों ने। इन लोगों ने पूरा का पूरा तंत्र ऐसा विकसित कर दिया कि कोई भी पार्टी, पर पुलिस तो टेक्निकली स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में थी नहीं ना चुनावों के दौरान। आपने खुद इलेक्शन कमीशन की तारीफ की है, और अब आप ये कहें किसके हाथ में थी पुलिस? इलेक्शन कमीशन की तारीफ मैं कह रहा हूं, कलकत्ता हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फटकार लगाई है कि आपने 4 ऐड, कम्युनल सांप्रदायिक नफरत से भरे हुए ऐड आपने भाजपा के रोके क्यों नहीं? फिर ये सुप्रीम कोर्ट भागे, सुप्रीम कोर्ट ने वही कही कि आपने बेहद सांप्रदायिक नफरत से भरे हुए ऐड अखबार में, मतलब इतने नतीजों के बाद भी ईवीएम सही नहीं है और इलेक्शन कमीशन सही नहीं है। मैं पिछली डिबेट में भी कह चुका हूं कि ईवीएम पर सबसे बड़ा प्रश्न आने वाले इनके खुद के भारतीय राष्ट्रीय प्रवक्ता है, अभी राज्यसभा सांसद है, उन्होंने खुद ने ईवीएम पर सवाल उठाए। हमने तो तब उठाए जब बटन कहीं भी दबाओ वोट कमल को चला जाए तो शक तो होगा। ठीक है। हालांकि नतीजे के दिन भी, नतीजे के ठीक 12 घंटे पहले और जो आखिरी वक्त पर खड़गे जी का लेटर अधिकारियों के लिए निकला, वो मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा था कि कहीं आप लोग पहले से ही हार के लिए बहाना तो नहीं तैयार करके रख रहे हैं। राम कुमार जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। राम कुमार जी, देखिए, होता क्या है ना, कॉन्फिडेंस दिखता है, और जैसे आउट ऑफ फॉर्म रहते थे सचिन तेंदुलकर, तो उन्हें देख के पता चलता था कि वो फॉर्म में आने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इस बार कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा। इस बार नहीं लग रहा कि मोदी जी या अमित शाह इतना कैमरे से कब छुपते हैं, बल्कि इसके बाद तो ज्यादा नजर आते हैं। कहाँ छुप रहे हैं, कहाँ दिख रहे हैं? वो पूरे के पूरे जहां उनको दिखना है वहां दिख रहे हैं। कॉन्फिडेंस में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कॉन्फिडेंस में कभी नहीं आई है अभी। अरे भाई, मैं कह रहा हूं कि मोदी जी ने जब साधना की वो दिखे ना, हर जगह दिखे। 2014 और 2019 में नतीजों के बाद वो बार बार दिखे, इस बार नहीं दिख रहे हैं। वो सिर्फ एनडीए की बैठक के टाइम पर इधर उधर जाते हुए दिख गए हो तो दिखे हो, नहीं तो उससे ज्यादा नहीं दिखे हैं वो। मतलब रणनीतियां बन रही है ना, मतलब आपको झंझावतों से गुजरना पड़ रहा है ना। नहीं, ये आपका एक बिल्कुल आधारहीन सोच है। और यशवर्धन सिंह जी जो बता रहे थे, यशवर्धन सिंह जी को मालूम है ये खुद की पार्टी के लीडर्स के साथ में कितना धोखा, कितना छल, कितना कपट करते आए, जिसके कारण से इनकी हालत कहां से कहां आ गई है। अब इनको थोड़ा सा कहीं मिली है
सारे मिल मिला करके जिस तरह से इन्होंने पारिवारिक पार्टियों की है, उससे लग रहा है कि बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। इनको भी मालूम है इनकी असलियत का तो। लेकिन हमारे साथ में यशवर्धन सिंह जी को कहना चाहूंगा कि हमारे साथ जो आता है वो सम्मान से रहता है, और उस सम्मान के कारण से आपके लोग भी वहां से बक बक करके किसी भी तरह से आकर के उन्होंने कहा कि हमारा सम्मान ये तो शिरोमणि बचे। अकाली दल को नहीं लगा, ये आरएलपी को नहीं लगा, नहीं, ये आधी उनका शिवसेना को दृष्टिकोण। नहीं लगा। ये हमारी फिरकत में नहीं है कि किसी को तोड़े, किसी को वो करें। शिवसेना पूरी टूट गई सर। नहीं, हमने नहीं तोड़ा उनको। जिस तरह का वहां पर जो व्यवस्था थी कांग्रेस ने, और वहां के कांग्रेस क्यों तोड़ेगी शिवसेना को? वो तो उनके साथ थी। नहीं, जिस तरह की इनकी हालत थी तो कांग्रेस का और मैं कहूं कि एनसीपी का, ये सारे मिलकर के जिस तरह का उन्होंने दुखी कर दिया, तो आखिर में वो आकर के भाजपा के उसमें शरण में उसमें आए हैं। उनका सम्मान से उनको पदवी दिए गए हैं, सम्मान से उन्होंने जनता की लोगों को अच्छा नहीं लगा। नहीं, अच्छा लगा बुरा, ये जनता का जो निर्णय होता है वो स्वीकार्य होता है। निश्चित है कि कहीं कमी आई है, उसमें समीक्षा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मैंडेट आने के बाद में अति उत्साहित होती है, वो अपने मैनेजमेंट नहीं, को मैं अभी देखती ये है। डिबेट चालू होने से पहले आपको एक फैक्ट एंड फिगर्स बता रहा था कि जी। हम वडोदरा की अगर बात कर लें तो 11 लोकसभा जो सीटें आप लोगों ने हारी, उन्हीं के विधानसभा क्षेत्रों में आप पहले ही हार चुके थे। ये समीक्षा आपने की थी। तो या तो आप ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गए और आपने कोई बदलाव नहीं किया, आपने कुछ चेंजेस नहीं किए, या तो आपने नतीजे भापे ही नहीं। तो नतीजे नहीं भापना भी तो दरअसल ओवर कॉन्फिडेंस ही है, नहीं तो क्या है? ठीक है, ये हमारा कोई और कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन कई टाइम पे किस तरह का होता है कि लास्ट में जिस तरह का इन्होंने एक नेगेटिव नैरेटिव लोगों के अंदर जो पेश किया, जो आधारहीन था, तथ्यहीन था, कांग्रेस के एक्चुअली बीजेपी के इसी तर्क को अभी तक नहीं समझ पाया हूं। मैं आपको बताता हूं रामकुमार जी, मैं बीजेपी के उससे कहीं कहीं फर्क पड़ता है। मैं आपको ये कह रहा हूं, मैं आपको एक बात कह रहा हूं, मुझे बीजेपी का यही तर्क अब तक समझ में नहीं आया है पिछले 2 दिन में। आप ही लोगों के हिसाब से अब इस देश में कोई राहुल गांधी की नहीं सुनता, अखिलेश यादव की नहीं सुनता, विपक्ष के किसी चेहरे की नहीं सुनता, और मोदी इस हद तक महानायक हो गए कि अगर उन्होंने एक बार कुछ कह दिया तो पूरा देश मानता है। मैं कह रहा हूं कि उन लोगों ने अगर एक झूठा नैरेटिव बनाया और मोदी ने आकर कह दिया कि हम ऐसा नहीं करने वाले हैं, तो लोगों ने क्यों नहीं माना? मैं यही बता रहा हूं कि जब लास्ट में होता है तो कहीं न कहीं इस तरह की चीजें होती है कि वो प्रभावित करती है जो गरीब वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है। हमने कहीं जाति का, धर्म का, इनका कहीं हमने विकास को अपना केंद्र बिंदु बनाया, राष्ट्र की अखंडता को हमने केंद्र बिंदु बनाया, और विकसित भारत को हमने ले जाने के लिए हमारा एक नारा दिया था कि हम बहुत अच्छे प्रचंड बहुमत से 400 पार से जो नारा था, वो कहीं हमारा ये नहीं था कि उसके पीछे इंटेंशन खराब था। लेकिन जिस तरह का नैरेटिव इन्होंने बनाया देश के अंदर, इन्होंने ऐसा माहौल पैदा किया SC ST OBC को, एक बात बताइए, कि उसमें संविधान बदलेंगे, आरक्षण जाएगा। आपके साथ जो दल हैं जी, उनमें से अधिकतर मुस्लिम फ्रेंडली दल हैं। अब अगर आपने जो कहा था कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, यूसीसी लाएंगे, है ना, मैं कह रहा हूं कि वो दल नहीं लाने देंगे। ये आगे की बातें हैं, लेकिन जो हमारे हमने कभी, अरे भाई आपकी प्राथमिकताओं में है वो। मुस्लिम समाज के लिए जो विकास के कार्य सबसे ज्यादा, अगर यूसीसी को मुस्लिम समाज ही तो नहीं मानना चाहता ना। वो देखेंगे कि उस है क्या करेंगे, चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे, ये तो मुस्लिम फ्रेंडली पार्टियां हैं। 2014 में हमारा बहुमत था, 2019 में हमारा उससे भी अधिक बहुमत था। यूसीसी लाए क्या? नहीं लाए। हमने सोचा कि पूरा का पूरा मैंडेट लेकर, लोगों की सहमति लेकर के वो कार्य करेंगे, उनको भी कन्विंस करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि विपक्ष के लोगों ने जिस तरह के भ्रमित किया, उनसे उनको नुकसान नहीं हो रहा, हमारे मुस्लिम भाइयों को नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन उनको वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं चलना देना चाहते, वो विकास की दृष्टि में नहीं आना चाहिए। हमने 55 करोड़ खाते खोले, तो क्या एक के लिए खोले क्या? ठीक है यशवर्धन जी, मैं अब आपके पास आ रहा हूं। यशवर्धन जी, मैं थोड़ा सा आपके भी गठबंधन इतिहास को जब खंगालने की कोशिश करता हूं, मुझे बहुत अच्छे से याद है रीजनल और नेशनल मीडिया पर मेरा पहला बड़ा एक्सपोजर उस वक्त का था जिस वक्त ये परमाणु करार चल रहा था और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे। आपके अपने सहयोगी नहीं चाहते थे कि परमाणु करार हो, उन्होंने अपना समर्थन वापस लेने की धमकी दी, लेकिन कांग्रेस अपने स्टैंड पर टिकी रही कि परमाणु करार होना चाहिए, जिसका बेनिफिट मनमोहन सिंह के कद बढ़ने को लेकर हुआ और उसका फायदा आपको 2009 के लोकसभा चुनावों में हुआ। आप भी कुछ ठान ले तो आप कौन सा अपने सहयोगियों की सुनते हैं? यही ना निकला निष्कर्ष। कोई एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, बाकी यूपीए जिस तरीके से सपा ने अपना समर्थन लेकर बाहर से समर्थन दे दिया, इससे ज्यादा क्या लेंगे आप?
नहीं, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि बहुत कम इंस्टेंसेस पे ऐसा हुआ। अगर आप पर्सनैलिटी वाइज भी देखेंगे तो मनमोहन सिंह जी की पर्सनैलिटी और मोदी जी की पर्सनैलिटी में रात दिन का अंतर है। मनमोहन सिंह जी एक कंसेंसस डेवलप करते थे, सबसे विमर्श करते थे, चर्चा करते थे, और जब तक कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं हो जाए तब तक उस फैसले को नहीं लागू करते थे, जब तक सब लोग राजी नहीं तो ये होते। तो लेट अब लतीफी जैसे हुई, न्यूक्लियर ये डील तो वाला- फैसलों को लटकाना हुआ। फिर इसमें स्ट्रांगनेस नहीं, है, नहीं। कम से कम मोदी स्ट्रांग तो थे। देखिए, स्ट्रांगनेस तो दिख रही है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार सुप्रीम रहेगी, लेकिन इन्होंने फिर भी उसको एलजी को ट्रांसफर कराया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद। तो इस तरह के इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसके कारण जनता के मन में आ गया कि ये तानाशाही वाला राज चाहते हैं, और अगर इनको 400 सीट आ गई तो इस नहीं, पर दिल्ली को ये नहीं हुआ ना, दिल्ली में तो सातों बीजेपी जीत गई, दिल्ली को बुरा ही नहीं लगा। नहीं नहीं, दिल्ली को बुरा लगा तभी तो विधानसभा में इनको बार बार पिछले 30 साल से इनको मैंडेट ही मिल तो फिर सातों सांसद क्यों दिए मैं ये दिल्ली कहना ने? फिर आपकी हालत सांसद अलग मुद्दों पर आए, लेकिन दिल्ली अरे सरकार भाई, के आप ही मुद्दे के पर एक अगर आप साथी हैं चुनाव अरविंद करते हैं- केजरीवाल, उनका सबसे ज्यादा जोर तो दिल्ली में ही है, वो सांसद क्यों नहीं बनवा पाते? दिल्ली और आपने सांसद साथ में और जो दिया। polarization की राजनीति है, सांसद में अलग तरह के इश्यूज पे बात होती है। मैं कह रहा हूं कि दिल्ली सरकार के जब चुनाव होंगे, हाँ, तो उस दिल्ली दिन ये नेशनल अगर ये इश्यूज कहेंगे में कि आपके साहब, साथ हम नहीं एलजी है। को मालिक बना रखेंगे। इसका निष्कर्ष तो ये है कि दिल्ली नेशनल इश्यूज में आपके साथ नहीं है। तो ठीक है, वो नेशनल इश्यूज पे नहीं है, लेकिन मैं प्रवृत्ति की बात कर रहा हूं। ठीक है। कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि चुनी हुई सरकार सुप्रीम है, फिर भी इन्होंने एलजी को वहां का मालिक बनाया, तो जनता ये देख रही थी कि ये किसी नियम कायदे को नहीं मानते हैं, और अगर इनको 400 सीट मिल गई, इनके खुद के सांसदों ने कहा है, हेगड़े ने साउथ में कहा है कि हम संविधान खत्म करेंगे, बदलेंगे, इधर ज्योति मिर्धा ने कहा है, इधर दिया कुमारी ने कहा है, इधर जो अयोध्या से चुनाव हारे हैं उन्होंने कहा है मुझे कि लगता हम है कि संविधान बदलेंगे। मुझे लगता है कि वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन चला गया। संशोधन तो कौन नहीं करता, लेकिन हाँ, वो उनसे वर्ड सिलेक्शन गड़बड़ हुई और आपने उसको लपका, और लपकना भी चाहिए, सियासत करने देती है। हमने नहीं लपका। संविधान के दो हिस्से, बेसिक स्ट्रक्चर। तो एक बात बताइए ना, क्या बेसिक स्ट्रक्चर 292 के आंकड़े के साथ भी एनडीए संशोधन नहीं कर सकती? आराम से कर सकती है, कौन रोक सकता है? तो करवाए, इनका मुख्य उद्देश्य वही है। कभी न कभी ये जब इनको मौका मिलेगा तब तक ये हरकत ऐसी करेंगे कुछ न कुछ। अरे भाई, तो संशोधन करना तो सरकारों का विवेकाधिकार है। जब आप रहे, आपने संशोधन नहीं किएगा, सबसे ज्यादा संशोधन तो आप भी नहीं किए हैं। बात ये चल रही है जो केशवानंद भारती केस में जो बेसिक स्ट्रक्चर डिसाइड हो गया संविधान का, हम ये कह रहे हैं कि वो अक्षुण्ण बना रहना चाहिए, उसमें चेंज नहीं आना चाहिए। बाकी तो संविधान में ऊपरा ऊपरी संशोधन तो होते हैं, लेकिन अगर आप उसके पूरी नींव को खोद देंगे, वो मंजूर नहीं है जनता को, इसलिए जनता इनके खिलाफ हुई है। इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो है। क्या एक मुस्लिम लेडी के केस में संविधान की नींव में जो था उसको हिलाया नहीं गया था कांग्रेस द्वारा? वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं था। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। पर संविधान तो हिला था बेसिक सर। स्ट्रक्चर अलग है। नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं था। अगर बेसिक सामाजिक स्ट्रक्चर का पार्ट होता समानता, तो आर्थिक सुप्रीम कोर्ट उसको shut down करता। समानता, ये सारी चीजें उसमें थी, सामाजिक न्याय ठीक की है, बात। ठीक है। आपको ऐसा नहीं लगता राम कुमार जी, मुझे एक बात बताइए कि जिस तरह से आईएनडीआईए को समर्थन मिला, आईएनडीआईए के कुछ मुद्दों में शायद बल था और लोग उस तरफ देख रहे हैं, जैसे वो आरक्षण की तरफ देख रहे हैं, वो हिस्सेदारी की तरफ देख रहे हैं। आपके साथ नीतीश कुमार हैं, वो तो चाहते थे कि भाई जातिगत सर्वेक्षण हो, जातिगत सर्वेक्षण के लिए भी अच्छी खासी वोट आईएनडीआईए को मिले हैं। अब इन इश्यूज पर आप लोग क्या करेंगे? ये भी तो एक पब्लिक सेंटीमेंट है। ले आइए एनडीए सरकार, उसमें उनको इन इश्यूज को भी तो अब देखना पड़ेगा कि विपक्ष के पास मुद्दे अच्छे थे, वादे थे, जिनका एक अट्रैक्शन बना। वादे अच्छे नहीं थे, अट्रैक्शन नहीं थे, उनके पास में वादे थे ही नहीं, पर बहुत ज्यादा, क्योंकि ये सब मिलकर के जिस तरह का इन्होंने झूठ सच का जो नैरेटिव बनाया, कहीं न कहीं उसका थोड़ा बहुत फायदा मिला है। मैं नहीं ये कहता कि इनको फायदा नहीं मिला, लेकिन हमें ये भी मालूम है कि अभी यशवर्धन सिंह जी भूल गए कि सबसे अधिक संविधान के अंदर संशोधन किया, और बेसिक जो प्रियम्बल है, आपने देखा था कि 75 के अंदर जब इमरजेंसी लगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन को नकारते हुए, और उसमें जो सब जोड़े, भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं जोड़े थे, उसको आपने किया। और संविधान की रक्षा की बात है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संविधान के लिए कहा। नहीं, लेकिन कम से कम इतना है कि आगे का रास्ता आप लोगों के लिए भी टफ रहने वाला है, और पहली बार इस तरह के हालात का सामना आप पिछले 10 सालों में आपको नहीं करना पड़ रहा है, इस बार करना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। ये था पंचतंत्र। धन्यवाद, नमस्कार।